नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछली क्लास में बक्सर के युद्ध पर चर्चा की थी कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम के त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस त्रिगुट को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसके उपरांत पूरे के पूरे बंगाल पर आप देखेंगे अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का। और इनको पराजित करने के उपरांत आप देखिए कि आप जब बक्सर का युद्ध होगा तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हो जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में किस तरह से आप देखेंगे हेक्टर मुनरो ने इन त्रिगुट को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करने के उपरांत अगला जो मीर जाफर हुआ करता था उस मीर जाफर को क्या कर दिया गया? नवाब बना दिया गया। जब बक्सर का युद्ध ये लोग जीत गए तो मीर कासिम तो भाग गया। मैंने बताया था आप लोगों को, भगोड़ा आदमी था मीर कासिम। भाग गया कहाँ? नेपाल। और 1777 में वहीं जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, नेपाल में ही। लेकिन यहाँ क्या होगा? तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने घोषित कर दिया क्या? बंगाल का नया नवाब। लेकिन बक्सर के युद्ध में जो भाई साहब शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम सेकंड द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये पकड़े गए और अवध के नवाब सुजाउद्दौला पकड़े गए। ये दो लोग कहाँ भाग के जाते? ये दोनों लोग क्या कर लिए गए? ये दोनों लोग पकड़ लिए गए भारत में अंग्रेजों के द्वारा। और पहले तो इनकी बढ़िया से कुटाई की अंग्रेजों ने, बढ़िया एकदम स्वागत किया, बढ़िया से कूटा इन लोगों को कि भाई तुम लोग क्या करने के लिए युद्ध लड़ने आए थे? ये लोग सुजाउद्दौला तो कहा दोस्ती यारी के चक्कर में आए थे। शाह आलम द्वितीय से पूछा तुम कहाँ आए थे? तो शाह आलम द्वितीय बोले क्या करें, हमको अकबर की हड्डी कसम दे दिया था इसलिए युद्ध लड़ने आना पड़ा। तो शाह आलम द्वितीय इन दोनों लोगों से क्या करेंगे अंग्रेज? इन दोनों लोगों से अंग्रेज अलग अलग संधियां करेंगे जिन्हें हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद की दो संधि होगी। इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगी 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होगी वो प्रथम संधि की जाएगी शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। अगस्त 1765 की बात कर रहा हूं, शाह आलम द्वितीय के साथ। और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होगी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि की जाएगी किसके साथ? सुजाउद्दौला के साथ। और यह संधि करने के लिए पुनः इंग्लैंड से बुलाया जाएगा किसे? तो यह संधि करने के लिए पुनः इंग्लैंड से बुलाया जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। अंग्रेज कहेंगे कि इतनी चतुरता से अगर किसी को यह संधि करनी है तो उसको बुलाना पड़ेगा। किसको? चतुर आदमी को, रॉबर्ट क्लाइव को। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव भारत को अच्छे से जानता था, पहचानता था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि करने के लिए स्पेशल भेजा गया। कहाँ? भारत में, बंगाल का गवर्नर बना करके कि जाओ और जा करके इस इलाहाबाद की संधि को करो। ठीक है। जब मीर जाफर नवाब बन जाएगा तो ये मीर जाफर होता क्या है? 1763 ईस्वी में ये पुनः बन जाता। 1764 ईस्वी में आप देखेंगे तो 1764 ईस्वी में ये बनता है नवाब। ये 1764 से लेकर के 1765 ईस्वी तक नवाब रहता है। जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1765 में देखेंगे। अभी ये बंगाल, ये देखिए जरा, अभी ये सब संधि उंधि होगी नहीं है, संधि होगी अगस्त में। लेकिन उसके पहले ही जनवरी 1765 में मीर जाफर बेचारा निपट जाता है। मीर जाफर जब निपट जाएगा तो देखेंगे क्या? इसका एक अल्पवयस्क पुत्र रहता है। अल्पवयस्क पुत्र मतलब मात्र 13 साल का इसका पुत्र रहता है जिसका नाम होता है नजमुद्दौला। इसका अल्पवयस्क मतलब बच्चा, बालक, अभी वयस्क नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है। और इसके अल्पवयस्क पुत्र को अंग्रेज क्या कर देंगे? अंग्रेज बना देंगे इसके पुत्र को नवाब। कहेंगे बेटे आज से तुम नवाब हो। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला।
तो मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बना दिया गया बंगाल का नवाब। और जब वो बंगाल का नवाब बनेगा तो नवाब बनने के उपरांत अब कहा जाएगा भाई चलो संधियां की जाएंगी। थी इलाहाबाद के प्रथम संधि की बात करें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 3 लोगों के मध्य की गई थी। 3 लोग थे इलाहाबाद की प्रथम संधि में। एक था कौन? बंगाल का नवाब जिसका नाम है क्या? मीर जाफर नहीं, नजमुद्दौला। उसका अल्पवयस्क पुत्र है नजमुद्दौला। दूसरे कौन? शाह आलम द्वितीय। कौन है ये शाह आलम द्वितीय? मुगल बादशाह, क्योंकि हार चुके हैं युद्ध में। और तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि पत्र पर 3 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन? एक है शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। सेकेंड लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, शाह आलम द्वितीय। दूसरा कौन है? दूसरा है नजमुद्दौला। दूसरा कौन है? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला। और तीसरा कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ये 3 लोग हैं जिनके बीच में आप देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की जाएगी और तीनों लोग इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या क्या कहा गया इस संधि में? इस संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई? तो जाहिर सी बात है शर्तें विपरीत ही होंगी क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे। तो जो पहली शर्त रखी गई क्या कि अंग्रेज बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन जगहों का दीवानी अधिकार अपने पास रखेंगे। मतलब दीवानी का मतलब क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार किसके पास होगा? तो कर वसूलने का अधिकार किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। बहुत शानदार। पहली शर्त, पहली चतुराई रॉबर्ट क्लाइव की। इससे क्या होगा? इससे अब अंग्रेजों को अपने देश से भारत में पैसा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत से ही पैसा लूटेंगे और अपनी सेना बनाएंगे, सामान खरीदेंगे, व्यापार भी करेंगे और भारत के क्षेत्रों पर कब्जा भी करेंगे। भारत से ही पैसा कमाएंगे और भारत पे ही कब्जा भी करेंगे। उसी पैसे का प्रयोग भारत के खिलाफ करेंगे। तो पहला शर्त यह था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसे दे दिया जाए? अंग्रेजों को दे दिया जाए। दूसरी शर्त सुनिए क्या है? दूसरी शर्त ये रखी गई कि 2 क्षेत्र, एक कड़ा, ये आप देखेंगे कड़ा कहाँ है? कड़ा है प्रतापगढ़ के पास। तो कड़ा और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र ये भी अंग्रेजों को दे दिए जाएं। ये भी किसको दे दिए जाएं? अंग्रेजों को दे दिए जाएं। ये भी अंग्रेज दे लिए। यहाँ पर अंग्रेज क्या करेंगे? अपना जो भी मन करे, इनका क्षेत्र होगा, व्यापार करें, कर वसूलें, कुछ भी करें। और तीसरी बात क्या की गई? कही गई कि अंग्रेज 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देंगे। किसे देंगे? तो शाह आलम द्वितीय को। किसे पेंशन देंगे? शाह आलम द्वितीय को। बोले अब आपको बहुत ज्यादा काम धाम करने की जरूरत नहीं है, अब आप हमारे इशारे पे काम करिए, 26 लाख रुपए प्रति वर्ष हम आपको देंगे, आप ये पैसा पकड़िए और जाइए मौज करिए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कौन कर लेगा? अंग्रेज कर लेंगे। तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देना स्वीकार किया अंग्रेजों ने। किसे? तो अंग्रेजों ने स्वीकार किया शाह आलम द्वितीय को। और नजमुद्दौला को देखेंगे तो नजमुद्दौला को 50 लाख रुपए प्रति वर्ष, 50 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देना स्वीकार किया। किसने? अंग्रेजों ने। 50 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देंगे। किसे? नजमुद्दौला को। और इससे भी कहा गया कि पूरे के पूरे बंगाल में तुमको कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है, कठपुतली नवाब है मीर जाफर, इसका पिता भी अंग्रेजों का कठपुतली था और ये भी क्या है? अंग्रेजों का कठपुतली है। तो इसे भी कहे पैसा पकड़ो, 50 लाख रुपए हर साल देंगे, मौज करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम बंगाल में कर लेंगे, अंग्रेज करेंगे, सब कुछ तुम आराम से रहो। तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को 3 लोगों के मध्य की गई। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई
16 अगस्त 1765 ईस्वी को 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई। कौन कौन है इसमें? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई थी अवध के नवाब, नाम है इनका सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला प्लस अंग्रेजों की तरफ से कौन है? तो अंग्रेजों की तरफ से है रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने अब इनको पकड़ा, आओ भाई सुजाउद्दौला, तुम भी बड़ा आए थे बक्सर का युद्ध लड़ने, लो संधि करो। मरता क्या ना करता सुजाउद्दौला, बोला बताइए क्या क्या शर्तें हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम सुजाउद्दौला को कड़ा और इलाहाबाद छोड़ करके उनका सारा प्रदेश वापस कर देंगे। सारा प्रदेश क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। कड़ा और इलाहाबाद का रख लिया अपने पास और बोला और तुम्हारा सारा प्रदेश हम क्या करते हैं? तुमको वापस करते हैं। दूसरी शर्त कहा गया सुजाउद्दौला से कि तुम 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना दोगे। 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना दोगे। मतलब अंग्रेजों ने जो बक्सर का युद्ध लड़ा उसका पैसा किससे वसूला? उसका पैसा वसूला किससे? सुजाउद्दौला से। बड़ा गए थे अंग्रेजों से युद्ध लड़ने, बोला लाओ 50 लाख रुपए लाओ चाय पानी के लिए। तो 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना ले लिया किससे? सुजाउद्दौला से। प्लस और क्या कहा? बोला कि हमें चुनार का दुर्ग दे दो। उत्तर प्रदेश में चुनार का दुर्ग ये मिर्जापुर के पास में पड़ता है। कहां पड़ता है? मिर्जापुर में, याद रखिएगा मिर्जापुर। क्लियर हो गया? इन्होंने तीसरी बात कही इनसे कि वाराणसी मोदी जी का क्षेत्र, वाराणसी प्लस गाजीपुर यहाँ का दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास रहेगा। कौन सा अधिकार? दीवानी अधिकार। दीवानी वो दीवानी नहीं, ये वाली दीवानी। दीवानी मतलब टैक्स, कर वसूलने का अधिकार। हो गई मैं दीवानी, वो वाला नहीं, कर वसूलने वाला अधिकार। क्लियर हो गया? हाँ, तो बोला कि वाराणसी और गाजीपुर की दीवानी कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। और कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। बोला अब तुम वहां से टैक्स हम वसूलेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं, जनता से के पास हम जाएंगे, हम जनता से पैसा वसूलेंगे। किससे कह दिया? सुजाउद्दौला से। इन्होंने कहा ले लो भाई, वो भी ले लो, क्या करेंगे, मजबूरी थी इनकी। प्लस और क्या कहा? तीसरी अंतिम और सबसे भयानक शर्त बोला कि अवध में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। ले, क्या कह दिया अंग्रेजों ने? कि अवध में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। अंग्रेजी सेना, ताकि अगर अवध के नवाब के ऊपर कोई हमला करे तो ये सेना उनकी रक्षा कर सके। सुजाउद्दौला का नहीं, हमको रक्षा की जरूरत नहीं। बोला नहीं, हम करेंगे आपकी रक्षा, हम करेंगे, चिंता मत करिए, रखना पड़ेगा आपको। बोला अंग्रेजी सेना रखेंगे। प्लस पूरे अवध में अंग्रेज मुक्त व्यापार करेंगे। ले, मुक्त व्यापार भी करेंगे और अवध में अंग्रेजी सेना भी रहेगी। और तो और मेरे साथियों, इस अंग्रेजी सेना का खर्च भी कौन देगा? इस अंग्रेजी सेना का खर्च भी देंगे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तो अंग्रेजी सेना रहेगी, मुक्त व्यापार करेंगे, खर्चा देंगे अंग्रेजी सेना का कौन? सुजाउद्दौला। लो, फ्री में सारा काम अंग्रेजों का क्या हो रहा है? फ्री में हो रहा है। ये थी, आप देखेंगे बक्सर के युद्ध का, आप देखिए परिणाम, कितना भयानक परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गया। शाह आलम द्वितीय की बहुत बड़ी भूल थी ये कि वो बक्सर के युद्ध में अपनी सेना लेके चले गए, बिना सोचे समझे चले गए। अरे भाई, आप एक सल्तनत के आप प्रतिनिधि हैं और बिना आप जाने समझे सेना लेके पहुंच गए युद्ध लड़ने के लिए, बिना प्रो एंड कॉन सोचे कि क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं। और भारत का भविष्य अगले 250 सालों के लिए इन्होंने अंग्रेजों के सामने गिरवी रख दिया। इस मुगल बादशाह, किसी काम का मुगल बादशाह नहीं था शाह आलम द्वितीय। इसके बाद तो अंग्रेजों को भारत में आप देखेंगे तो एकदम खुला हैंड, फ्री हैंड मिल गया, फ्री हैंड, खुला हाथ मिल गया। अब अंग्रेज
पूरे बंगाल में इतनी भयानक लूटपाट करेंगे कि आप देखेंगे आगे चल के। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को 1770 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है, भयानक अकाल 1770 ईस्वी। और इतना भयानक अकाल पड़ता है बंगाल में 1770 ईस्वी में कि आप देखेंगे बंगाल की 1/3 आबादी साफ, 1/3 लोग बंगाल में मारे जाते हैं अकाल से, भूखमरी से। इतना लूटपाट करते हैं अंग्रेज। कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए नजमुद्दौला के बारे में। किसके बारे में? नजमुद्दौला के बारे में। नजमुद्दौला की बात करें तो नजमुद्दौला अंग्रेज, आप देखिए इसको नवाब बनाएंगे और यह है क्या? अल्प वयस्क है, अल्प वयस्क बच्चा है छोटा सा। ये क्या जाने नवाब नवाब, अंग्रेजों ने कह दिया तुमसे नवाब, तुम आज से नवाब हो। तो इसने ठीक है अंकल हम नवाब है, लेकिन नवाब क्या होता है इसको कुछ पता नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक व्यक्ति को इसका संरक्षक बनाया, एक व्यक्ति को इसका क्या बनाया? संरक्षक बनाया। नाम था उसका मोहम्मद रजा खान। ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद रजा खान। अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खान को नजमुद्दौला का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया कि तुम इसके क्या रहोगे, चारों तरफ इसके रहोगे। जब भी इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, अगर इसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो तुम इसको देख रेख करोगे। वास्तव में मोहम्मद रजा खान अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और ये निगरानी करने के लिए रखा गया था नजमुद्दौला के पास कि अगर ये कोई होशियारी करे तो सारी बात मोहम्मद रजा खान धीरे से जाके बता देगा। किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेज इसको बदल देंगे बाद में। 1766 ईस्वी में ये क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। 1766 ईस्वी में नजमुद्दौला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लीजिए अगला नवाब बनाया जाता है सैफुद्दौला को। ध्यान से समझ लीजिए जरा दो लाइन। सैफुद्दौला को अगला नवाब बनाया जाता है बंगाल में। किसे? सैफुद्दौला को। 1766 में नवाब बनेगा। 1770 ईस्वी तक नवाब रहेगा कौन? सैफुद्दौला। सैफुद्दौला की पेंशन की राशि घटा करके 12 लाख कर दी गई कि तुमको बेटा हम कितना पेंशन देंगे? केवल और केवल 12 लाख। क्या करोगे इतना ज्यादा पेंशन, क्या करोगे इतना पैसा? 1770 में इसकी मृत्यु हो जाती है सैफुद्दौला की। और एक व्यक्ति है मुबारक-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला। और अब 1770 में नवाब बन जाता है कौन? मुबारक-उद-दौला। तो बंगाल का अंतिम नवाब है मुबारक-उद-दौला। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब, याद करिए, बताया था मैंने आप लोगों को, क्या नाम था? मुर्शीद कुली खान। 1770 ईस्वी से लेकर के 1770 से लेकर के 1775 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जब आता है भारत में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा? 1775 ईस्वी में क्या करता है इसने? नवाब का पद ये समाप्त कर देता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1775 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से नवाब का पद ही समाप्त कर दिया। तो न रहा पद और न रहे नवाब। इस तरह से अंग्रेज क्या करेंगे? बंगाल की गद्दी पर कब्जा कर लेंगे। अंग्रेज खुद ही शासन करने लगेंगे, बोलेंगे अब कोई नवाब ववाब नहीं, अब बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी? अंग्रेजों के हाथ में रहेगी और नवाबी वाबी सब खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? बहुत शानदार। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जितने लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप इस वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके पहले की आधुनिक भारत के इतिहास की चीजें आप जाकर के पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के आधुनिक भारत के इतिहास में आप सारी चीजें एक बार अच्छे से पढ़ते हुए और फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने में और एक एक चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैं कोशिश करिए कि सारी चीजें आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आइए, तो आप लोग को ज्यादा मजा आएगा पढ़ने। तो चलिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जब आप देखेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि हो गई, तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में एक अवधारणा लेकर के आता है जिसे कहते हैं द्वैत शासन। जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें
तो द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन। ये क्या बात कर रहे हैं सर, दो लोगों का शासन का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, दो लोगों का शासन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दो लोगों का शासन मतलब एक तरफ नवाब हैं, एक तरफ नवाब भाई साहब हैं, और एक तरफ कौन है? एक तरफ है अंग्रेज। एक तरफ है कौन? अंग्रेज। पूरे बंगाल का दीवानी अधिकार कौन लेके रख लेगा? तो पूरे बंगाल का दीवानी अधिकार लेके रख लेंगे कौन? अंग्रेज। बोलेंगे कि पैसा वसूलने का अधिकार किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा। और इनको, नवाब को क्या कहेंगे? इनको कहेंगे तुम्हारे पास अधिकार रहेगा निजामत का। निजामत का। अरे सर ये क्या होता है निजामत? हमने हजामत तो सुना है, निजामत क्या होता है? अच्छा बताते हैं। निजामत का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब बंगाल में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नवाब के पास रहेगी। नवाब के पास रहेगी। नवाब वहां का शासन सुचारू रूप से चलाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा ना हो, मारपीट ना हो। और पैसा कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। इसे ही कहते हैं क्या? द्वैध शासन। मतलब दो लोगों का शासन। एक तो नवाब का डायरेक्ट शासन, सीधा शासन कौन कर रहा है? नवाब, जनता की नजर में। लेकिन वास्तविक पैसा किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो वास्तविक सत्ता किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। दो लोगों का। अंग्रेज चाहते तो डायरेक्ट अपनी सत्ता बंगाल में बना सकते थे इलाहाबाद की संधि के बाद, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं। होशियार थे, जानते थे कि अगर डायरेक्ट गद्दी पर बैठ जाएंगे तो डायरेक्ट बैठेंगे तो भारत की जनता क्या कर देगी? विद्रोह कर देगी कि भाई तुम अंग्रेज हो, तुम कैसे आके हमारी बंगाल की गद्दी पर बैठ सकते हो? तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। और दूसरी चीज, अंग्रेज इतनी जल्दी भारत में प्रशासनिक बोझ नहीं उठाना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम प्रशासन का कार्यभार संभालें, हम भारत की राजनीति में इतनी जल्दी उतरें, क्योंकि उनको भारतीय राजनीति का इतना तजुर्बा नहीं था। वो तो भाई इंग्लैंड में शासन करते थे, भारत में कहां कैसे किस हिसाब से क्या चीजें करनी है उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी हम भारत की राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। बड़ा दिमाग लगाया अंग्रेजों ने। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने द्वैध शासन, आप देखेंगे 1765 ईस्वी में शुरू किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इस द्वैध शासन को भारत में लागू किया था। एक सवाल आप लोगों से पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है? कौन है द्वैध शासन के जन्मदाता? तो द्वैध शासन के जन्मदाता हैं लियोनल कर्टियस। लियोनल कर्टियस। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है, याद रखिएगा इस टॉपिक को, कि पूरे विश्व में द्वैध शासन के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो पूरे विश्व में द्वैध शासन के जन्मदाता रहे लियोनल कर्टियस। और इन्हीं के सिद्धांत को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में भारत में लागू किया था, द्वैध शासन को। क्लियर हो गया द्वैध शासन? अब जब ये द्वैध शासन लागू हो गया बिहार में, सॉरी बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, पूरे एरिया में जब द्वैध शासन लागू कर दिया इसने, अब इसके बाद अंग्रेजों ने जमकर बिहार में लूटपाट मचाया, जमकर लूटपाट मचाया। टैक्स की, कर की दरें क्या कर दिया? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। भारतीय जनता से मनमाने ढंग से पैसा वसूलना शुरू किया। पूरा का पूरा बंगाल जो लहलहाता हुआ, एकदम हरा भरा बंगाल हुआ करता था, उसको इन लोगों ने इतना लूटा कि जनता के पास पैसा ही नहीं रह गया कि वो खेतों में कुछ उपज उगा सकें। जनता के पास इतना भी पैसा नहीं रह गया कि वो मिट्टी में कुछ विकास करवा सकें, पानी चलवा सकें, पानी डाल सकें, खाद डाल सकें, कुछ नहीं। पैसा ही नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने जनता के। तो ये जनता विकास कहां से करेगी? और जब और तो और अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के जो उद्योग धंधे हुए थे उनको भी चौपट करवा दी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से कहा, जो लोग कुछ उत्पादन का काम करते थे, सिल्क वगैरह का उत्पादन करते थे, रेशम वगैरह का उत्पादन करते थे, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप अपना उत्पाद केवल अंग्रेजों को बेचेंगे। जो आप उगाएंगे, जो माल तैयार करेंगे, वो माल आप किसे बेचेंगे? अंग्रेजों को बेचेंगे।
और किस दाम पर बेचेंगे ये भी अंग्रेज बताएंगे। बताइए जरा, मतलब दाम भी अंग्रेज तय करेंगे और आप केवल अंग्रेजों को ही बेच सकते हैं, आप किसी और को बेच भी नहीं सकते। सोच के देखिए जरा, किस लेवल का ये लोग मनमानापन भारत में किए हैं अंग्रेज, आप देख लीजिए 1765 से। और आप देखेंगे इसी का फल हुआ कि 1770 में भयानक अकाल पड़ा पूरे बंगाल में, भयानक अकाल पड़ा। और मेरे प्यारे साथियों, बंगाल की 33% आबादी, लगभग 1/3 जनता इस अकाल में भूखमरी से मर गई। सोच के देखिए जरा, इतना भयानक लूटपाट अंग्रेजों ने इस द्वैत शासन के दौरान भारत में किया। इनकी क्या हैसियत थी भारत में? मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में आए और हमारे आपके आपसी भेदभाव का फायदा उठा करके क्या किया? पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। इन्हें आप देख लीजिए, प्लासी का युद्ध कैसे जीता? मात्र छल कपट। एक नवाब है, उनका अपने सेनापति से नहीं पट रहा है, अगल का आदमी बगल से लड़ रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हम बटे हुए हैं, आज भी बटे हुए हैं। और इसी का फायदा कोई तीसरा उठाता है, अंग्रेजों ने उठाया। और देखिए पूरे के पूरे बंगाल, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। इतिहास ही हमें सिखाता है कि हमको किन रास्तों पर चलना है और किन रास्तों को छोड़ देना है, लेकिन हम नहीं सीखते। हम तो भारतीय हैं, सीखेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी हम जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। देखिए, समझिए, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? रिचर्ड बियर ने कहा कि इस दौरान 1765 से लेकर के जब तक ये द्वैत शासन भारत में रहेगा, द्वैत शासन भारत में 1772 ईस्वी तक चलता रहा। 1765 में द्वैत शासन आरंभ हुआ और 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन चलता रहा। रिचर्ड बियर ने कहा, इंडिया कंपनी ने जो बंगाल, लहलहाता हुआ बंगाल था, हरियाली लिए हुए बंगाल था, उस पूरे के पूरे बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उजाड़ दिया। ये स्वयं कथन है किसका? रिचर्ड बियर, इतिहासकार। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम है के.एम. पनिक्कर ने कहा कि द्वैत शासन का जो काल रहा है वो डाकुओं का काल रहा है। डाकुओं का काल मतलब क्या हुआ कि डाकू राज, लूटपाट का राज रहा है। पूरे बंगाल को लूटा गया और कुछ नहीं किया गया। सालाना जो इनकी कमाई हुआ करती थी वो 3 करोड़ रुपए कमाई हुआ करती थी। सोच के देखिए जरा, इनकी जो सालाना कमाई हुआ करती थी, 1765 की बात बता रहा हूं आपको, आज की नहीं। आज तो 3 करोड़ रुपया सोचिए कमरे में नहीं हटेगा, उस समय 3 करोड़ रुपया सोच के देखिए। और 3 करोड़ रुपया द्वैत शासन के दौरान ये लोग कमाते थे 1765 के दौरान। क्लियर हो गया? आगे चल करके जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आता है तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? इस द्वैत शासन को भारत से समाप्त किया था। तो द्वैत शासन लगा कब था? 1765 में। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। जन्मदाता कौन है? लियोनल कर्टियस। क्लियर हो गया इतने सवाल? इसके बाद पूछेगा द्वैत शासन समाप्त किसने किया? तो उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कब समाप्त किया? 1772 ईस्वी। किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये आए भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग्स, तब जाके इन्होंने द्वैत शासन को भारत से क्या किया था? समाप्त किया था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव से एक और सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों के लिए भारत में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ ट्रेड। और सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्या था कि आप देखेंगे कि तंबाकू और सुपारी का व्यापार केवल इसी सोसाइटी के लोग ही करेंगे। क्या किया? इसने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा सोसाइटी ऑफ ट्रेड, और इसमें जितने लोग शामिल थे
वही लोग केवल भारत से क्या करते थे, तंबाकू और सुपारी का व्यापार करते थे। ये बात भी याद रखिएगा। किसने बनाई थी ये संस्था? नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव। 1774 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। क्यों आत्महत्या की थी? इस पर इल्जाम लगाया गया था कि इसने भारत में बहुत धोखाधड़ी किया है, बहुत घूस लिया है, और इसी कारण इसने 1774 में इंग्लैंड में क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। तो आज की क्लास में हमने इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में पढ़ा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में पढ़ा, और बंगाल में द्वैध शासन के बारे में पढ़ा। और इस तरह से हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज कायम हो गया। क्लियर हो गया? बहुत शानदार। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।